hour now. स्थापित नीति है उससे You repeat for tomorrow. टुमारो कल. Question hour now. Yeah. Tomorrow it can be repeated. I'm afraid. Question hour, please. Question 91. Supplementaries, please. मैं इस सवाल के ऊपर आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। मैं बहैसियत मेंबर, अभी मरकजी सरकार का एक तरीक़ा हुआ है कि मैंने जो सवाल पूछा था और मेरे सवाल के जवाब में शायद वज़ीर मौसूफ देखे या नहीं देखे होंगे, ये कहा गया कि वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है, आप इसका मुतालिया कर लीजिए। लेकिन मेरा पहला सवाल वज़ीर मौसूफ से ये है, विज़न डॉक्यूमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और पैसा भी बहुत खर्च होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस देश में करोड़ों आवाम ऐसे हैं जिनको आज तक भी बैंक खाता नहीं है। तो ये लोग चेक ऑपरेट करने के लिए पासवर्ड या पिन का कैसा इस्तेमाल करेंगे? इन हालात में मरकजी सरकार इसको मद्देनजर रखकर क्या सोच रही है? चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और वो ये है कि अगर हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट्स का अगर हम लोगों को पूरी देश में जाल बिछाना है तो हम लोग किस प्रकार से उसे करें। इसमें मैं कहूँगा कि 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैं उन्हें ज़रा उनका उल्लेख करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जनधन जो हम लोगों का जो कार्यक्रम चला है, जनधन के कारण आज के समय हर परिवार को एक बैंक का खाता खोलकर हम लोगों ने वो एक सुविधा दी है। इस बैंक खाते के साथ साथ जुड़े हुए हम लोगों ने रुपए डेबिट कार्ड भी दिए हैं और रुपए डेबिट कार्ड के तहत वो जाकर एटीएम और माइक्रो एटीएम में से अपना कैश का विड्रॉल कर सकते हैं। और अधिकतर वहाँ अगर आपको पिन अगर आप नहीं प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप अपने बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट वगैरह के द्वारा भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जनधन के तहत हम लोगों ने सब लोगों को ये सुविधा प्रदान की है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम लोग अब पेमेंट बैंक के द्वारा और यूपीआई के द्वारा मोबाइल फ़ोन के एक हम लोग सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि अगर आपको बैंक जाने में कोई तकलीफ़ हो तो आप लोग मोबाइल फ़ोन से यूपीआई से जो आपको जो ट्रांजैक्शन करवाना हो वो ऑल डिजिटल कैशलेस बेसिस अपने स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं, तो आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आपको बैंक जाना हो और आपके गांव के पास, आपके कस्बे के पास कोई शाखा नहीं हो, तो हमारी कोशिश है और इस साल हम लोगों ने इस पे काफ़ी कुछ बजट का हम लोगों ने प्रावधान भी किया है कि हम लोग जो पोस्ट ऑफिसेज हैं वहाँ हम एटीएम और माइक्रो एटीएम का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करें, जिसमें कि आप पोस्ट ऑफिस में ही जाकर अपनी जो भी आपको जो बैंकिंग सर्विसेज आपकी ज़रूरत है आप वहाँ कर सकें। धन्यवाद। दूसरा सवाल सर, मेरा दूसरा सवाल था, आरबीआई ने कैश इकोनॉमी सोफिस्टिकेट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कर रही है, यहाँ तक तो ये ठीक है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आरबीआई ये जानती है कि ट्रांजैक्शन जो इस मुल्क में होता है, चाहे वो रियल इस्टेट में हो, चाहे रिटेल ट्रांजैक्शन हो या सरकारी अफसर जो रुश्वत के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं, इनका ना तो पता होता है ना तो अता होता है। इसमें आमदनी का भी पता नहीं चलता। फिर भी आम आदमी को इस देश में कैश का जो सुविधा होती है कैश लेने देने में, उससे ही वो अपना करते हैं। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इन हालात में किस तरीके से इन हालात को मरकजी सरकार फेस करेगी, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। सर देखिए, हमारे जो इकॉनमी है इसमें अगर हम कैश ट्रांजैक्शंस देखें तो बहुत ज़्यादा हमारे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। लोगों ने बेंचमार्किंग की, कंपैरिजन किया है कि अगर हम लोग भारत की तुलना करें और देशों से तो आज के समय 87% ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस वो कैश में होते हैं और सब देशों में ऐसा नहीं है। साथ साथ कैश एंड कॉइन्स एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी हमारे देश में 12% ऑफ जीडीपी है। तो जो कैश का प्रयोग हो रहा है वो इस इकॉनमी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि इससे इनकन्वीनियंस भी होता है, जैसे हम लोगों ने अभी बातचीत की है उस पर।
और साथ साथ एक इकोनॉमी में एक कॉस्ट भी बन जाता है इसकी, एक इनकन्वीनियंस के साथ कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग कैश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोगों की कोशिश है, और जैसे आपने विजन डॉक्यूमेंट की जिक्र की है और उसके तत्पश्चात हमारी जो सरकार ने, जो हम लोगों ने कदम उठाए, हम लोग एक पेमेंट्स में, डिजिटल पेमेंट्स में एक क्रांति ला रहे हैं। सुविधा तो दी ही जा रही है, जैसे मैंने आपको भी समझाया फाइनेंशियल एक्सेस के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, पर साथ साथ आरबीआई के साथ हम लोग काम करने के लिए हम लोगों ने आधार पेमेंट ब्रिज भी तैयार किया है और एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी तैयार किया है, जिसमें कि जो आप कह रहे थे कि जो कैश वाले ट्रांजैक्शंस हैं उनको कम करें, और साथ साथ जो काला धन जो है, जो सर्कुलेशन में है, उस पर भी दबाव बनाएं। और वहाँ हम लोगों ने पैन कार्ड की ज़रूरत मांगी है और कहा है कि जो भी आपके बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हैं उसमें आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट का है तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा है तो उसमें भी पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। इस प्रकार से काला धन का जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे भी हम कम कर रहे हैं। Shri Dr. Ramalingam. The minister's answer said the key focus areas of the vision document are to enhance efficiency in the payment system. Now, what type of efficiency it will increase in the payment system? And then I would like to know from the minister, is it possible to minimize the tax avoider and false account maintainer from this payment system, sir? Mr. Chairman, sir, obviously, as I said earlier, when we have cash in circulation in the economy, we create a drag and cost in the economy because the velocity of the money in circulation comes down. Cash is difficult and inconvenient to handle. Obviously, when we move to a digital payments infrastructure and we reduce the number of transactions that are being done on cash basis, we reduce costs for everybody in the system, and we are working in that regard. Now, the second question, which is if people are doing large transaction in cash, can we, through our settlement system, through our banking system, flag that and take action on that? The answer is absolutely yes. We have put in place both individual transaction flags as well as aggregate transaction flags. And if indeed we find that there are a significant number of transactions that are being done either in the banking system or with retailers that are large cash in nature, we will flag that and we will pursue that, which is what we're doing aggressively now. Shri Harivansh. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि देश के अनेक हिस्से आज भी बैंकिंग सेक्टर से दूर हैं। वहां एक अच्छा प्रयास हो रहा है कि बैंकिंग एजेंट्स के माध्यम से आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं, पर खास तौर से मैं जानता हूं, स्टेट बैंक का उल्लेख करना चाहूंगा, ये अच्छा प्रयास है, पर उनको आप 6,000 रुपये देते हैं और कुछ इंसेंटिव मिलता है। जो सुदूर इलाकों में घूमते हैं उनके लिए सर्विस कंडीशन ये है, क्या इस हालात में वे काम कर पाएंगे? उनकी सर्विस कंडीशन के लिए सरकार क्या सोचती? सर, जो बैंकिंग मित्र हैं उनके जो हालात हैं उन पे हम लोगों ने बहुत जांच की है, हम लोगों ने अध्ययन किया है। अधिकतर मैं माननीय सदस्य को समझाना चाहूँगा कि जो 6,000, 8,000, 10,000 जो इनकी इनकम आ रही है वो एक एडिशनल इंक्रीमेंटल इनकम है। अधिकतर ये लोग कुछ और इनका रोज़गार रहता है, वहाँ से भी इनकी आमदनी आती है और ये एक एडिशनल लाइन ऑफ बिजनेस इनका हो जाता है, जिसके कारण इन लोगों को बिल्कुल सुविधा होती है और ये लोग इसको चाहते भी हैं। साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि उन लोगों के जितने हम लोग ट्रांजैक्शंस उनसे करवा पाएँ, और हर ट्रांजैक्शन पे हम लोग कैश आउट पे जैसे हम लोग उनको कमीशन दे रहे हैं, तो जैसे जैसे ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ेगी, जो हम लोग सरकार के माध्यम से कर रहे हैं, जैसे नरेगा का भुगतान वगैरह इस तरीके से कर रहे हैं, तो उनके वॉल्यूम जैसे बढ़ेंगे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। इस पर हम लोग लग रहे हैं और काम पे लगे हुए हैं। Thank you. Question 92. Question number 92. A statement is placed on the table of the House. Sir, I have a reply. In fact, there are about 10 sheets giving me the 120 times Air India aircraft has made an emergency landing. But the reply is as vague as could possibly be. Not one incident in the reply has been given as to what were the common factors which came out after inquiries of emergency landing, how much, what steps have the airlines taken to rectify those factors. But nevertheless, the Minister, Honorable Minister knows, sir, that civil aviation saw a boom. It's highly competitive. There are now private airlines in the field who vie with Air India in every possible way. I would like to ask the Honorable Minister, because I have incidents here in 1 month, 3 times Air India landed because of hydraulic failures. Now, what steps have been taken to improve the servicing of our aircraft?
have any cases come out where because of skipping the normal servicing because of excessive flying or stepping in areas where other airlines are not finding, have we put aircraft in the air without adequate servicing, and that has been manifested in emergency landing? Thank you. I think it is unfair to talk like this about Air India. Of course, in 3 years' time, 23 emergency landings have taken place as far as Air India is concerned. In the year 2014, 4 medical and 3 technical. 2015, Air India again, 15 medical landings, 0 technical, and 2016, 0 medical and 0 technical till now. There are other airlines also. Out of a total of 120 emergency landings, 23 are attributed to Air India, the others are the other airlines. So I think it is unfair to Air India to say that it is a leader as far as emergency landings are concerned. Second I question. didn't say that. That wasn't my question. I don't want Air India to be the leader. Even if it was, I would hide the fact, because as a true Indian, I fly Air India wherever I can. But the thing is, it's highly competitive. You are saying that other airlines also have emergency landing. I am quite sure they do. How many of them are due to poor servicing, lack of servicing, fatigue of for the pilots, traveling maintenance, bad maintenance, because we are flying in areas and sectors where sometimes other airlines are not willing to fight. So I wanted that comparative answer to that, as also what are we doing to improve the aircraft landing because of technical and malfunctioning of the aircraft. We follow a very safe procedure. The DGCA has safety audits, and we follow a very safe procedure for all airlines, including Air India. So I don't think that is a problem, but here we see that out of 120 emergency landings in 3 years till now, till March 2016, out of 120, 102 are due to medical reasons, and technical reasons we see 17. No, I think the question is there something with regard to the technical maintenance? And that is the clarification the honorable member wants. We follow a safety procedure. All aircraft airlines have to have these safety audits, and they are done periodically. There are guidelines given for safety. We can't risk people's lives in the air. So we are very clear with that. The answer says that every such incident of emergency landing is taken up by the DGCA and the AAIB and other investigation bureaus. I just want to know, as a result of the investigation these agencies take out, the reports they give, how many have been marked as because of poor maintenance and servicing, and what has the airline done, ministry done about it? She's requesting for the status of the investigation of emergency landings due to technical reasons. Yes. Now, these technical reasons, out of those 17, 8 investigations have been completed and all actions closed. Then there are 2 under the investigation of the DGCA still. Classified serious incidents, there are 5 under investigation going on. And classified accidents, there are 2 under investigation still going on. As soon as those reports come in, action will be taken. Necessary action will be taken. If I understand correctly, the honorable member's question was, have any deficiencies in maintenance procedures been identified? No deficiencies will be allowed to be flown. No aircraft under deficiency is allowed to be flown in the Indian skies.
श्री प्रेमचंद गुप्ता, बैठ जाइए, बैठ जाइए। श्रीमान जी, जी, मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि लास्ट कुछ महीनों से आपके जितने भी ड्रीम लाइनर हैं, जिनको आप बोलते हैं कि ये एयर इंडिया का प्राइड है और देश का प्राइड है, मैक्सिमम जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं वो ड्रीम लाइनर में रिपोर्ट की गई। ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट्स आपकी वापस आई है, यूरोप की फ्लाइट वापस आई है, फार ईस्ट की फ्लाइट वापस आई है। क्या कारण है? इतने महंगे एयरक्राफ्ट आप लोगों ने प्रोक्योर किए, एयर इंडिया ने प्रोक्योर किए। उस वक्त ये इशू था कि एयर इंडिया के पास जहाज नहीं है, और जब जहाज है तो आपके जहाज मेंटेनेंस नहीं है। आपके 777 जो हैं वो ग्राउंडेड हैं, आप उनको लीज पर दे रहे हैं, वो सड़ रहे हैं। नए सवाल क्या है? के मेरा सवाल ये है मान्यवर, कि जो आपकी मेंटेनेंस की जो समस्या है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और जो आपके ड्रीम लाइनर है पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें कुड बी अस, वन ऑफ अस और आवर फैमिली मेंबर। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ myself or anybody from here. It's a question of any passenger. He is buying the ticket, he is spending money. So आप अपने ड्रीम लाइनर लोग समझ के बैठते हैं कि साहब बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट है और इसमें हम बैठेंगे जाएंगे, और टेक्निकल प्रॉब्लम है, वापस आ रहा है। 6-6, 8-8 घंटे मान्यवर, 6-6, 8-8 घंटे फ्लाइट लेट होती है, पैसेंजर्स की दुर्दशा होती है, उनको पहले जहाज में बिठा के रखा जाता है। क्वेश्चन प्लीज। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी मेंटेनेंस की समस्या है उसको आप कैसे रिजोल्व करेंगे, क्योंकि एनी ऑफ अस कुड बी अ विक्टिम ऑफ दिस लैक्सिटी। Maintenance is not neglected in India. We have a proper audit in place, and there has been zero incidents due to poor maintenance. The emergency landings have happened, and the basic thing that accounts for emergency landings is medical emergencies. We all fond of our own lives. श्री माजिद मेनन, सर, वी आर भाई प्लीज 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 बैठ जाइए, बैठ जाइए, दूसरों को सवाल पूछने दीजिए। मंत्री जी से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये कहना कि एयर इंडिया की एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस अप टू द मार्क है और कभी मेंटेनेंस के फेलियर की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मैं उन्हें याद दिलाऊं कि पिछले दिन एयर इंडिया के हवाई जहाज में चूहा पाया गया था। और मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के हमारे जो तमाम एयरपोर्ट पर हैं, एयर कंजेशन जो बढ़ा है, आज एयर कंजेशन बम्पर टू बम्पर फ्लाइट चल रहे हैं, तो क्या हमारे एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल adequately equipped हैं to cope up this congested traffic movement? Thank you. There are two things. Air congestion does exist in a few airports, and our ANS services are equipped to handle it, and they keep upgrading these systems and recruiting manpower as and when they require. They keep doing it. It's a continuous process. Indian skies are the safe skies. Under the previous government, we were downgraded also by the FAA. Now we have come back to category 1 status. I can also say so many things that have happened, but that is not the issue here. The issue here is on maintenance and maintenance procedures. बैठ जाइए, बैठ जाइए। Maintenance procedures are fixed and they are being done properly. I don't go into Air India bashing at all. प्लीज भाई, आपने सवाल पूछ लिया, प्लीज सिट डाउन, गिव अ चांस टू अदर्स। श्रीमती जया बच्चन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। let her ask the question, let her ask the question। but अंबिका जी प्लीज 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 बैठ जाइए। प्रेमचंद जी, आप अपना सवाल पूछ चुके, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए। आप अगर सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसकी नोटिस दीजिए, प्लीज।
जय जी प्लीज, आप बैठ जाइए भाई, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक मिनट प्लीज, जस्ट 1 मिनट प्लीज, लेट हर आस्क द क्वेश्चन। सर, इन लोगों की आवाज इतनी बुलंद है, मैं इसके साथ compete नहीं कर सकती, इसलिए चुप थी। नहीं, आप बोलिए। सर, गलती तो चाहे इनकी भी है, उनकी भी है। My question is, प्लीज प्लीज, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। आप चिल्ला लीजिए, राजीव आपका जी, चिल्लाना please खत्म let होगा, us फिर speak. मैं बोलूंगी। Please address the chair. You please mind your own business. Please address the chair. Yes. Mind your own business. What is the question? Mind your own business. What is the question? Sir, I want to say that the minister has Please. said. Please. बैठ जाइए, बैठ जाइए. Let me hear the question. No, it's not your turn. Please sit down. Please sit down. You can only address the chair. Members don't address each other. Please go on. Sir, the minister has answered saying that most of these aircrafts have made landings or have not taken off due to health reasons. They are medical reasons. But the perception in the market is that they are not because of the medical reasons, but technical, not proper technical fault of the aircraft. Has the ministry or the government made any effort to dispel this? Have you made any effort? Today, it is so sad when you are planning a flight anywhere, the first thing the family tells you is, please do not take Air India. It's a shame. Have you made any effort? गलती उन्होंने की, इसका मतलब आप भी गलती करें? No, no. Look, 1 minute, please, please. Before, no, 1 minute. Please, Tarunji. No, Tarunji, that's not please. true. That's not true. That's not true. That's not true. Please, please, don't get into a... See, Yes, sir. I don't go into Air India bashing at all. Air India is a good airline. Yes. It has done Indians proud in a lot of places. Its on-time performance has improved, and this year it is not making an operational loss after a good 10 years. Thank We, on the part of Please, government, what do is your- not interfere. Yesterday saying that Air India has made profit. क्या बोल रहे हैं आप? तो कुछ और ही बोल रहे हैं. I'm trying to answer that we do not do Air India bashing. It has made an operating profit. Thank you. Thank And you. Air India is a good airline. Of course, there is. Premchand ji, बैठ जाइए, बैठ जाइए. That's all. Okay. Now, question 93. Question 93. Sir. All right, let the question be answered. Let the table of the House. Supplementary, please. Yes. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं जी कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में घ में कहा है कि हालांकि IEMPCL स्थानीय रूप से कच्ची सामग्री की व्यवस्था करने के ठोस प्रयास करता है, लेकिन कई जड़ी बूटियों की अपेक्षित मात्रा में गुणवत्ता युक्त कच्ची सामग्री का स्थानीय रूप से मिल पाना संभव नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सबसे पूर्व तो माननीय मंत्री जी आप ये बताने का कष्ट कर दीजिए, इस उपक्रम को खुले कितने वर्ष हुए हैं और इस उपक्रम से अभी तक कितने रुपए का लाभ हुआ है, वर्षवार इसकी जानकारी दें कृपया। आपने कहा है कि कच्ची सामग्री स्थानीय रूप में नहीं मिल रही है। मैं पंतजलि का उदाहरण दे रहा हूँ, अभी साल भर नहीं हुआ है। बाबा रामदेव जी को या तो केंद्र सरकार मदद कर रही है या खुद ही स्थानीय लोग पैदा दे रहे हैं या विदेश से मंगा रहे हैं। तो क्या बाबा रामदेव उपक्रम के लिए विदेशों से सामान मंगाते हैं या उनने भी स्थानीय रूप से पैदा किया है? एक अरे तो Right. आपका तो Right. Minister, you are not minister. Correct.
नो ऑल राइट फाइन। भाई आप अपना सवाल पूछिए। मैं यही मेरा प्रश्न है सर। व्हाट इज द क्वेश्चन? डॉ के उत्तर में जो आपने कहा है, डॉ में आपने कहा है कि निगम किसानों के लिए प्रेरणात्मक कार्यक्रम आयोजित करता है, जैसे किसानों की सामूहिक बैठकों का आयोजन, किसान मेला और भागीदारी, कंपनी के परिसर में औषधि पादप उद्यान की स्थापना, निगम प्रयुक्त होने वाली औषधियों पादपों की कृषि संरक्षण के लिए उन्हें प्रोत्साहित करता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की केंद्र क्षेत्रक केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से किसानों और स्थानीय समुदायों को सहायता मुहैया कराकर औषधियाँ पादप के संरक्षण और उसकी कृषि को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने ये किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किसानों के साथ अभी तक वर्ष में कितनी बार बैठकें और किसान मेले आयोजित किए गए हैं? स्थानीय समुदाय कितने हैं जिन्हें अभी तक सहायता मुहैया कराई? थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 2-3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न है जो IMPCL जो है कब शुरू हुआ है। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूँ 1978 से ये IMCL जो मिनी रत्ना उसको बोलते कंपनी है, वो वहाँ से शुरू हुई थी और हर साल उसका प्रॉफिट 1.5 करोड़ हर साल वो प्रॉफिट कर रही है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न था कि रॉ मटेरियल जो हो वहाँ से लोकली उपलब्ध नहीं है, इसके मायने में हमने वहाँ कहा है जो ABC जो प्रश्न है उसके बारे में कहा कि लोकली अवेलेबल नहीं मिलता, इसलिए हम आसपास से जो क्लस्टर है वहाँ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं। और इसीलिए हमारा जो प्रयास है कि हम जो पैसा देते हैं प्लांटेशन के लिए, हमारी जो मेडिकल प्लांटेशन बोर्ड है, स्टेट का भी बोर्ड होता है, लेकिन स्टेट का बोर्ड जिसका चार्ज जिसके पास है उसके पास और 4 चार्ज है माननीय अध्यक्ष जी। तो वो काम जो है राज्य ने करना है, हम फाइनेंशियली सपोर्ट उसको अच्छी तरह करते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है अभी भी ये काम यदि स्टेट गवर्नमेंट ने एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने मदद की तो ये सब जो रॉ मटेरियल का वहाँ के लोकल रॉ मटेरियल जो लेना है वो लोकल जब मटेरियल वो ऐसे प्लान वहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो रॉ मटेरियल हो जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट ने थोड़ी सी हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अपने उत्तर में किसानों के साथ अभी तक वर्ष में मैंने पूछा है कि किसानों के साथ आप जो बैठकें करते हैं, जो किसान मेले लगाए हैं आपने, ये वर्ष में कितने मेले लग गए? क्योंकि मैं भी बगल में ही रहता हूँ इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एक स्थानीय समुदाय को आपने लाभ भी दिया, जिन्हें अभी तक सहायता मुहैया कराई वो भी लिस्ट होगी आपकी, वो भी जरा जानकारी दे दें। आयुष मंत्रालय की ओर से हमारा एक कार्यक्रम चलते है, मेरे पास अभी अन्य सदस्य को कहना चाहता आंकड़ा मेरे पास नहीं है कितने मेले हमने ले ली है और आगे भी हमारा जो कुछ प्रोग्राम है आपको बाद में लिखूंगा। अब तक हमने जो मेले लगाए हैं तो पीछे 2013 में से हम 1-2-3 मेले वहाँ लगाए हुए हैं और जिस तरह से वो मेले का सपोर्ट जो है वो वैसे मैं फिर कहता हूँ राज्य सरकार की जब डिमांड होती है तब हम करते हैं और उनका सहयोग जब मिलता है तो सब कुछ 100% हो जाता है। सर श्री तरुण विजय। सर अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड जो है वो सारे विश्व में अपनी जैविक खेती और विशेष रूप से जो औषधियाँ हैं और जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स है, इसके लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। हम पीछे दिनों चीन भी गए थे सर, वहाँ से एक जगह से 20,000 करोड़ का निर्यात होता था। उत्तराखंड अकेले में पूरे चीन के हर्बल जड़ी बूटियों के निर्यात को पीछे करने की क्षमता है उसमें। मैं मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि एक ऐसे महान प्रदेश से जहाँ के किसान बुद्धिमान और बहुत ही मेहनती हैं, जहाँ जड़ी बूटियाँ हैं, प्राचीन आयुर्वेद का जहाँ पे प्रारंभ हुआ, वहाँ जड़ी बूटियों के विकास के लिए आपके पास राज्य सरकार से कितने आवेदन आए, कितनी योजनाएं आई कि राज्य सरकार ने कहा कि हम यहाँ हर्बल
बूटियों को उगाना चाहते हैं और केंद्र सरकार Thank you. हमको मदद करे Thank you. ताकि केंद्र और राज्य का एक सामंजस्य बैठे। इसलिए हमें बताया जाए कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार उनको ने जवाब देने हमारे दीजिए। प्रदेश के महान किसानों के विकास के लिए Thank you. राज्य सरकार That's ने enough. कितनी योजना है आपके You have पास? asked the question. Let him answer. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने इसके बारे में पूछा है, उसका जो राज्य सरकार से जो सपोर्ट मिलता है, हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है उससे हमें फाइनेंस राज्य को करता है, वहाँ स्टेट मेडिकल प्लांट प्लांटेशन बोर्ड होता है। आज तक हमने 7 प्रोजेक्ट वहाँ दे दिए हैं। लास्ट ईयर से हमने 7 प्रोजेक्ट वहाँ दे दिए और एक हमने योजना की है, एक हमने योजना की है कि पहले क्या था। बैठ जाइए आप, प्लीज लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर, आप उनको जवाब देने दीजिए, बैठ जाइए आप। पहले जो भाई आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, हमको जवाब देने दीजिए। सरकार के रूल के मुताबिक पहले तो 30% ही सब्सिडी मिल जाती थी सभी प्रोजेक्ट को। हमने उसमें रूल में चेंज करके 75% सब्सिडी उसको बहाल की हुई है और वहाँ वो सब मिलके सरकार पंचायत की भागीदारी से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैयार करके जो हम पैसा देते मेडिसिनल प्लांट प्लांटेशन के लिए, वो इसकी मदद लेके राज्य सरकार बहुत कुछ मेडिसिनल प्लांट का प्लांटेशन कर सकती है। ये 75-25 के आधार पर हम 75% पैसा राज्य सरकार को देते हैं और मेरे ख्याल से इसी से हम जो मेडिसिनल प्लांट का जो प्लांटेशन है ये हम बढ़ा सकते हैं। श्री भट्टाचार्य जी। The corporation conducts a motivational program for the farmers, such as the conducting the group meeting farmers, participating in the Kishan Mela, etc. That is fine. But my question is this: how much monetary benefits are being getting by the farmers? ये चार्ज जो हो रहा है, इसी का बारे में फार्मर्स का क्या फायदा होता है, ये बोलिए। मॉनिटरी फायदा क्या होता है? ये दवाओं के नाम है। माननीय अध्यक्ष जी, ये स्कीम के अंतर्गत हम 75% सब्सिडी उनको देते हैं, पैसा देते हैं और वो कुछ हम रिकवरेबल नहीं है, वापस उनसे कुछ भी नहीं लेते। यही तो उनके लिए एक बड़ी मदद है और इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो जिस तरह का मटेरियल, रॉ मटेरियल जो चाहिए वो हम उनको लगाने के लिए बोलते हैं और उसका बायबैक भी करते हैं। यही किसान के लिए फायदेमंद बात है। क्वेश्चन 90, श्री गोवर्धन, ये पलवाई गोवर्धन, सॉरी, यस सर। मैन्युफैक्चर ऑफ आयुष ड्रग्स of such drugs is another part, sir. If you look at the homeopathy market, it is to the tune of 3,000 crores. And if one looks at it cost closely, only 10% of it in the organized sector, sir. So I would like to know from the Honorable Minister what efforts his ministry is making to bring homeopathy sector into an organized one and market our products to other countries, sir. And last one, sir, what efforts his ministry is making? One question, please. Sir, this is the same thing, sir. Yeah, okay. Continue. What efforts his ministry is making to sell all our Ayush products in the world under one Indian brand, sir? Thank you. सर, जो आयुष में जो 5 पैथी है उसमें होम्योपैथी भी है। हमारे प्राय सभी जो पैथी है उनको मदद करके उनका जो मेडिसिन है सभी लोगों को वो मिले, इसके लिए हम प्रयत्न है। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है होम्योपैथी के बारे में, इसके बारे में अभी मेरे पास डिटेल नहीं है किस तरह से हम आगे, वो मैं आपको लिखूंगा। Question 94. Sir. Questioner not present. Let the answer be given. Sir. Please sit down. Sir, question number 94, A to B. No, sir. No directions have been issued by the Ministry of Health and Family Welfare to various states regarding specific medicines for patients with jaundice. Jaundice could be because of various causes, such as viral hepatitis due to hepatitis A and E and B and C, alcoholic hepatitis due to alcohol abuse, drug-induced hepatitis reaction to drugs, or due to obstruction of bile flow, stones or cancer. The treatment and drugs would differ in each cases and in each cause. Shri Sancheti. सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में पीलिया के रोगियों की संख्या
क्या हमारे देश में बढ़ रही है या कम हो रही है, और उसको कम करने के लिए सरकार ने क्या उपाय कर रहे हैं? थैंक यू। इस तरीके का आंकड़ा एकदम तुरंत तो मैं नहीं दे सकता कि लेकिन एक बात ज़रूर बता सकता हूं कि जहां तक पीलिया रोग के रोकथाम का सवाल है, उसमें इफ़ेक्टिव मॉनिटरिंग ज़रूर हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स हैं। जहां तक वाटर कंटामिनेशन का सवाल है, उसके कारण ए और ई टाइप के हेपेटाइटिस होती है, इसलिए वाटर प्योरिफिकेशन के दृष्टि से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को उनको सपोर्ट करना और उसके दृष्टि से उनको सेंसिटाइज करना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है, जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, हेल्थ एजेंसीज़ के द्वारा हम करते हैं। एक हमारी NCDC के द्वारा एक सर्विलेंस प्रोग्राम भी चल रहा है फॉर वायरल हेपेटाइटिस अंडर द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, तो उसके तहत भी हम वाटर प्योरिफिकेशन की दृष्टि से हम सर्विलेंस करते हैं। इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्विलेंस प्रोग्राम है IDSP in every district, approximately 670 districts, each district has got a center where we keep a close watch if there is any epidemic of because of viral hepatitis, because of hepatitis A or E, और उस तरीके से हम वाटर कंटामिनेशन को रोकने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक ब्लड के थ्रू हेपेटाइटिस B और C का जिसको वो ट्रांसफ़र होता है, उसके लिए हमारे यहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मैंडेटरी है। फॉर एवरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड शुड बी चेक्ड, एवरी यूनिट शुड बी चेक्ड, एंड दैट वी आर डूइंग इट वेरी सीरियसली। और इसलिए उस ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी इन्फेक्शन ना फैले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लड के उसमें ट्रांसफ्यूजन ना हो और किसी और को ना जाए, इस तरह की बातचीत। मेडिसिन का जहाँ तक सवाल है, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बिकॉज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज़ डिफरेंट, तो उसके लिए अलग अलग किस्म के मेडिसिन हैं और वो मेडिसिन हम अवेलेबल कराते हैं। श्री भूपिंदर सिंह। धन्यवाद चेयरमैन सर। ये जो सवाल का जवाब रखा मंत्री जी ने यहाँ, सर पीलिया की जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। हम रोज़ टीवी में देखते हैं और न्यूज़पेपर में देखते हैं, लेकिन यहाँ जो जवाब रखा है सर, इसमें अल्कोहल के संबंधी शराब के सेवन के कारण बताया आपने, और दूसरा औषध की प्रतिक्रिया जो है, जो लोग कभी भी सर टीटोटर हैं उनको भी जंडिस हो रहा है। जो लोग जो मेडिसिन सर 3rd जनरेशन से ऊपर जो एंटीबायोटिक्स जो दी जा रही है, साधारण व्यक्ति को जब दी जाती है, बीमार होता है, तो क्या ये सच है कि उसको भी उसके रिएक्शन से जंडिस होके पेशेंट कोमा में जा रहा है? और इसके लिए स्पेसिफिक आज तक कौन सी मेडिसिन सर, कौन सी मेडिसिन लोग व्यवहार करें जब जंडिस होता है? तो मंत्री महोदय आज स्पेसिफिक इसके बारे में बताएं कि मेडिकल साइंस ने या जो ड्रग्स प्रोड्यूसर उन्होंने कौन सी मेडिसिन बनाई है जिसको आप सर्टिफाइड मेडिसिन कहेंगे, जिससे जंडिस ठीक हो सकती है? जैसा मैंने पहले बताया कि जॉन्डिस के जो कारण हैं हेपेटाइटिस A और E, ये वाटर कंटामिनेशन के कारण होता है और पानी के द्वारा यह जाता है और पानी के ही द्वारा ये लोगों में जाता है। इसलिए प्योर वाटर देना और उसके लिए हेल्थ एजेंसीज़ का जो वाटर सप्लाई करते हैं उनके साथ तालमेल रखते हुए उनको सेंसिटाइज करना और उसकी सारी चीज़ों को देखना, ये हमारा एक पार्ट है। दूसरा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सर्विलेंस सेंटर है, जो सर्विलेंस सेंटर इसकी चिंता करता है कि वाटर ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और उसके दृष्टि से हमको वहाँ से कोई रिपोर्ट्स मिलती हैं तो तुरंत हम एक्शन लेते हैं और स्टेट्स को हम सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक ब्लड से जाने वाला सवाल है, उसको रोकने का प्रयास 2 तरीके से किए गए हैं। एक तो यंगर जनरेशन अंडर UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस B का हम इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो बड़े होकर के दे शुड नॉट बी द कैरियर्स ऑफ हेपेटाइटिस B एंड C, और उस दृष्टि से हम उस पर काम करते हैं। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू और सेक्सुअल रूट के थ्रू भी होता है, इसके लिए अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो हमने मैंडेटरी कर दिया है कि एवरी यूनिट जिसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा उसमें हेपेटाइटिस B, C और HIV वायरस, ये तीनों का चेकिंग होना मैंडेटरी है। ओनली देन द ब्लड कैन बी ट्रांसफ्यूजन कैन टेक्स प्लेस। तो उस तरीके से भी हमने रोकने का प्रयास किया है। इसके लिए हम ब्लड बैंक्स को स्ट्रिक्टली मॉनिटर कर रहे हैं, लाइसेंसिंग में मॉनिटर कर रहे हैं और हम उसको देख रहे हैं। जहाँ तक अल्कोहल का सवाल है,
abuse of alcohol is one of the reasons. उसके लिए sensitization program चलता है, anti alcohol drives चलते हैं, health department उसको अग्रसर होकर के करता है. जहाँ तक सवाल दवाई का है, उसमें हम लोगों ने यह कोशिश की है कि ये जो एक्स्ट्रा जिसको बोलते हैं राइट टाइप ऑफ मेडिसिन का प्रयोग न करना या जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा यूज ऑफ मेडिसिन जो करते हैं उस दृष्टि से हम सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन. आई थिंक द ऑनरेबल मेंबर वांट्स यू टू राइट अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर हिम. सर, उसमें मैं ये जरूर कहूँगा, देयर इज, बट आई एम नॉट अ डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब, बट यस देयर इज अ सोवोस्पीर 400 mg is one of the prescribed medicines. Sovosir, Ledipasvir 90 mg, that is also one of the medicines, and Daclitazavir 30 mg and 60 mg, this is also one of the medicines. But I am not the person to prescribe. Quite right. Shri Ripun Bora. Thank you, sir. Sir, I want to know through you from the Honorable Minister that the prices of 108 numbers of life-saving drugs, including jaundice, hepatitis A and hepatitis B, have risen 10 to 100 times after the Prime Minister Narendra Modi visiting America. So now I want to know from the Honorable Minister what steps the government has taken to control the prices. That is done by the Pharmaceutical Ministry, and if he can ask for a separate question, we'll certainly reply. But NLEM takes care of the essential medicines, and the essential medicines come under the NLEM list, and we are increasing the NLEM list where we are controlling the prices, and that is done by Pharmaceutical Ministry. Thank you. Question 95. Question number 95, sir. Table of course. अध्यक्ष महोदय, ये जो अनुसंधान संस्थान बनाए गए हैं, अभी तक देश में 30 अनुसंधान संस्थान है और महाराष्ट्र में मतलब बहुत बार मांग हुई है कि मतलब और भी संस्थान की मांग है. अभी तक मुंबई, पुणे और नागपुर, ये 3 जगह पर ही अनुसंधान संस्थान है. तो अमरावती और औरंगाबाद में भी इसी तरह के संस्थान की मांग है. तो उसके बारे में मतलब क्या आपकी सरकार निर्णय लेने वाली है? वो सरकार ने तो कुछ नहीं किया, आपकी सरकार करने वाली है कि नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो हमारे 30 रिसर्च सेंटर है जैसा उन्हें कहा, और एक सेंटर हम मुंबई में देना जा रहे हैं. ये सेंटर सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च एट वर्ली जो अभी चल रहा है छोटे इसमें, तो उसके लिए हम नया लैंड सरकार ने अलॉट किया हुआ है और उसका नया बिल्डिंग का काम हम तुरंत शुरू करेंगे, एक बड़ा बन जाएगा. और जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि और उनको चाहिए और कई डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, तो राज्य सरकार से आप प्रपोजल भेज सकते हैं, हम उसके ऊपर विचार करें. ठीक. दूसरा प्रश्न. प्रश्न ये है कि जड़ी बूटी का जो उत्पादन उत्तराखंड हो या कई मतलब राज्यों में बहुत अच्छी तरह हो रहा है, और हमें जानकारी ये चाहिए कि मतलब भारत से जड़ी बूटी का जो मतलब अपनी दवा होती है, ये कितनी एक्सपोर्ट होती है? मतलब इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया पूरा अपने देश में है, पूरी जड़ी बूटी अपने देश में है, दवा सब अच्छी है, और उसके बाद भी ज़्यादा बीमार लोग क्यों होते हैं अपने देश में? तो मतलब सभी दवा अपने पास अच्छी है, हवा अच्छी है, समुद्र इधर है, पहाड़ है और ठंडी भी है. प्रश्न क्या है? औषध भी मतलब यहाँ ज़्यादा बीमारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको कम करने के लिए क्या और कोई दवा है क्या आपके पास? और सर, हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इसीलिए जड़ी बूटी का जो मतलब अच्छी दवा है, अच्छी दवा ढूंढने की कोशिश आपकी सरकार करने वाली है क्या नहीं है? अच्छी दवा ऐसी दवा होनी चाहिए कि भाई वो दवा के बाद किसको हार्ट अटैक ना आए. थैंक यू. इसके लिए कोशिश सरकार की तरफ से होनी चाहिए. माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का कहना है कि ज़्यादा जड़ी बूटी का पेड़ या मेडिसिनल प्लांट लगने चाहिए. आयुष मंत्रालय इसके बारे में प्रयत्नशील है. हमने हमारे बजट का ज़्यादा अच्छा कोटा इस प्लांटेशन के लिए हमने रखा हुआ है, और हमने नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है, प्लांटेशन बोर्ड है, वो हर राज्य को इसके लिए पैसा देते हैं कि इसका प्लांटेशन वहाँ से स्टेट बोर्ड तैयार करके वो प्लांटेशन करने के लिए. हमारे 2 स्कीम्स है अध्यक्ष जी. एक जो है
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और सेंट्रल स्कीम ऐसी है। 2 स्कीमों के अंदर हम हर राज्य में हम 100% जो सेंट्रल स्कीम है उसके अंडर हम 100% पैसा देते हैं और जो नाम के अंडर नेशनल आयुष मिशन के अंडर जो स्कीम देते हैं उसको हम 60% पैसा हम देते हैं और 40% पैसा इस प्लांटेशन के लिए राज्य सरकार ने डालना है। जितना पैसा चाहिए, जितनी स्कीम आप अप्लाई करेंगे उसका हम भुगतान करेंगे, पैसा दे देंगे। श्री रापोलो। Respected Chairman, the herbal medicine trade is now thousands of crores of rupees worth now. In India, as we see the multinational, corporate, private, Ayurvedic, Siddha, Unani, homeopath, medicine manufacturers are in flourishing condition. In this situation, though we are having widespread of the research institutes to cater to the needs of Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, besides naturopathy, these research institutes and the institutes which are serving to the general population are not integrated, and the value of the Ayurveda is being accepted privately by the allopaths, but they are not integrating with the medicine and medical practicing system. The global healthcare attitude and pattern is changing, but that is not visible in India. Whether Union Ministry is trying to integrate into the regular medical pattern so that the Ayurveda and Unani and homeopath can also serve to the requisite needs to the diseases which are prevalent in India. Thank you, sir. Thank you. माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का जो सजेशन है बहुत अच्छा सजेशन है और इसकी शुरुआत हमने की है। आज हमारे देश में ही नहीं लेकिन बल्कि भारत के बाहरी देशों में यानी यूएस या WHO इनके ओर से भी आयुष के लिए होता है कि हम कहीं पब्लिक हेल्थ में हम समझौता करें और आपका मेडिसिन जो है आयुष का वो हम यूज़ करने के लिए तैयार है। इसका एग्रीमेंट भी अभी WHO जिनेवा में हो जाएगा, MOU हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने हिंदुस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट ले लिए हैं। 6 स्टेट में हमने 6 प्रोजेक्ट ले लिए, 6 डिस्ट्रिक्ट पूरे ले लिया है और इसमें हम सबको मिला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, अपना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, जिला इसका ये हो, इसके सबको मिला के हम एक गांव में, एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा उसको छान के सब मिलके एलोपैथी के साथ एक जगह हमने आयुष रखा है, एक जगह हमने यूनानी रखा है, एक जगह हमने सिद्धा रखा है और योगा तो कंपलसरी किया है। ऐसा इंटीग्रेशन करके इसकी सेवा जो है पेशेंट तक मिले और सभी का उपयोग पेशेंट के लिए अच्छी तरह हो जाए, इसकी तैयारी हमने शुरुआत की है एज ए पायलट प्रोजेक्ट। यदि वो सक्सेसफुल निश्चित तौर से होगा, सक्सेसफुल होने के बाद हम पूरे इसमें हो जाएंगे। और एक बात मुझे कहने के लिए आनंद हो रहा है कि एक अमेरिका के 15 लोगों की टीम, 15 साइंटिस्ट की टीम हिंदुस्तान में आई थी लास्ट महीने में और कैंसर के ऊपर एक हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ और कैंसर में आयुष का साथ लेके हम कुछ अच्छा मेडिसिन तैयार करें, हम दोनों इकट्ठा करके कैंसर के लिए हम उपचार करेंगे। इसका भी एक निश्चित तौर से आगे कई महीनों में हो जाएगा। ये तो इसी तरह से हम इंटीग्रेशन के में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू श्रीमती कहकशाह परवीन। बहुत शुक्रिया सभापति महोदय जी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये जानना चाहती हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि वर्ष 2015-16 और 17-18 में जो राशि आवंटित की गई थी राज्यों में, उसकी कितनी प्रतिशत राशि इसमें खर्च हो पाई है? क्या इसका आंकड़ा इनके पास है? आंकड़ा मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा, लेकिन मैं कहने में मुझे खुशी है कि इस साल का 15-16 का जो बजट था माननीय अध्यक्ष जी, हमने 97% खर्चा किया हुआ है। जो शेयर राज्यों का है वो 100% उनको दे दिया है। इसका डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। श्री रवि प्रकाश वर्मा जी, ने कितना खर्च किए हैं उसके भी डिटेल्स हमें चाहिए जी। श्री रवि प्रकाश वर्मा। मैं आभारी हूं, आपने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर मुझे अवसर दिया। सर, आयुष मंत्रालय कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और कई संस्थाओं के साथ में ये सहयोग भी कर रहे हैं।
सर, आयुष और यूनानी चिकित्सा प्रणाली की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, यहाँ भी नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी है। सर, मैं नहीं जानता कि अभी तक मंत्रालय को कोई आइडिया है कि कितनी मात्रा में औषधियों की इनको जरूरत पड़ेगी सालाना। सर, अभी तक क्या हो रहा है कि मोस्टली जो प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, जितने भी जंगलात के इलाके हैं वहाँ से लीगली और इलीगल भी, ट्राइबल एरिया से, सब जगह से बहुत बड़े पैमाने पर इसका अतिदोहन हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। सर, ये जो जड़ी बूटियों का उत्पादन है, बड़ी दुरूह प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी एग्रीकल्चरल जोन्स हैं 24, क्या आपका कृषि मंत्रालय के साथ में कोई तालमेल या सहयोग हुआ है, जिससे कि इन सभी स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल जोन से बहुत ही उच्च गुणवत्तापूर्ण जो जड़ी बूटियां और औषधियों का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके, और जितनी आपको आवश्यकता है यहाँ की एक्सपोर्ट के लिए भी उतना पूरे तौर पर इसी से सुनिश्चित हो। थैंक यू। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन न किया जा सके। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सजेशन बहुत ठीक है और इसलिए आयुष मंत्रालय का प्रयास चल रहा है। जैसा मैंने कहा कि मेडिसिनल प्लांट प्लांटेशन के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से प्लांटेशन करने के लिए हम राज्यों को पैसा देता है, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है। जो हमारे दो स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और सेंट्रली दी हुई जो स्कीम है, उसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट है, इसमें हम डायरेक्ट 100% ग्रांट देते हैं, उसका संवर्धन हो, अच्छी तरह से वो जड़ी बूटी का रक्षण हो। और दूसरा जो है इसका दूसरा जो हमारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत हम किसानों को जो प्रोडक्ट्स चाहिए, हर्बल प्रोडक्ट चाहिए या मेडिसिनल प्लांट चाहिए, वो उगाने के लिए भी हम मदद करते हैं। और दूसरे एग्रीकल्चर के साथ और हॉर्टिकल्चर स्टेट बोर्ड में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम कनेक्टेड है और उनको साथ लेके हम आगे जाते हैं। ICAR जो है रिसर्च सेंटर जो एग्रीकल्चर का, उसका भी हम उपयोग करते हैं, उनका भी हम आधार लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 96। क्वेश्चन नंबर 96. Statement is laid on the table of the House. माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते समय लगाने वाले लेंस निःशुल्क लगते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो गैर सरकारी संगठन अस्पताल हैं, जिसके अनुबंध सरकार से होते हैं, वो भी निःशुल्क लगाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूँ कि जयपुर में अप्पा स्वामी एसोसिएट कंपनी के यहाँ छापे पड़े और उस छापे में करीब 2,93,00,000 रुपए के बिना लाइसेंस के लेंस जब्त किए। माननीय सभापति महोदय, सवाल इस बात का कितने जब्त हुए? 90 रुपए का लेंस 1,700 रुपये में, 2,500 रुपये का लेंस 22,000 रुपये में। इसकी जांच ड्रग कंट्रोलर के द्वारा की जा रही। मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, केवल एक ही फर्म का मामला नहीं है, यह है अप्पा स्वामी एसोसिएट कंपनी जयपुर की है और पांडुचेरी के ड्रग कंट्रोलर को कहा गया कि इसकी पूरी जांच करे। मैं माननीय मंत्री से केवल इतना ही जानना चाहता हूं कि सरकारी अस्पतालों में मोतियाबिंद के ऑपरेशन समय लगाने वाले लेंस तो निःशुल्क है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के सिवाय अन्य अस्पतालों में जो गैर सरकारी अस्पतालें हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है, क्या माननीय मंत्री जी अपने ड्रग कंट्रोलर के माध्यम से इस प्रकार की गैर सरकारी अस्पतालों के बारे में जानकारी लेकर उन पर कार्रवाई करेंगे? थैंक यू। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि सरकारी इंस्टीट्यूशंस में नेशनल कंट्रोल फॉर ब्लाइंडनेस प्रोग्राम में जो हम लोग नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उसके तहत हम ये इंटरऑक्यूलर लेंस जो है वो अनफोल्डेड लेंस वो हम निःशुल्क लगाते हैं।
इतना ही नहीं, जो हम NGOs के साथ भी हमने करारनामा किया है, उसके तहत पर पेशेंट हम 1000 रुपीज़ देते हैं और उनसे भी हम निःशुल्क ही लगवाते हैं। लेकिन जहाँ तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का सवाल है, उसमें लेंस कई किस्म के लगते हैं, फोल्डेड एंड अनफोल्डेड। एक फैको सर्जरी होती है, फैको सर्जरी में अनफोल्डेड लेंस लगते हैं। दैट वेरीज फ्रॉम 300 टू इट गोज़ टू 1700, 1800, 20,000 तक जाता है, वो उसका एक अलग रेंज है। लेकिन हमारे तरफ से हमने इसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में डायरेक्शंस दे रखे हैं कि हमारी फैसिलिटीज़ को आप सरकारी अस्पतालों में करें और हम आपका निःशुल्क करेंगे। जहाँ तक एक इंस्टीट्यूशन का सवाल इन्होंने किया है, इसको मैं ज़रूर इस पर भी गौर करूँगा, लेकिन हेल्थ इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट और हम लोगों ने एक क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010 वो पास हुआ था, जिसको स्टेट्स ने अडॉप्ट करना था। 10 स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है और उस स्टेट्स जिन लोगों ने अडॉप्ट किया है उनके लिए मैंडेटरी होता है कि अपनी फैसिलिटीज़ वो अपने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स पर लगाएं और पर फैसिलिटी एट व्हाट रेट दे आर गोइंग टू प्रोवाइड, उसको उसमें वो लगाएं। 10 स्टेट्स ने उसमें किया हुआ है, राजस्थान इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, इसलिए वहाँ पर भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए और वो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत वो कंट्रोल होता है। देखने का काम स्टेट ड्रग कंट्रोलर का ही होता है। आपने मेरे ध्यान में लाया है, मैं वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करके देखूँ। दूसरा प्रश्न। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी को तो धन्यवाद दूंगा, लेकिन जो आम आदमी है उसे अगर लेंस लगाना है मोतियाबिंद के बाद, उसे क्या मालूम कि ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है कि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी नहीं, उसे तो बहुत महंगे दामों पर लेंस खरीदने पड़ते। मेरा कहना है कि जो गैर सरकारी ऐसी अस्पताल है, जिसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने दिया और वो भी जयपुर शहर के अंतर्गत, गांव कस्बों में अगर छोटे लोग करें तो बात अलग है, लेकिन जयपुर तो आपकी राजधानी है राजस्थान में, तो उसमें अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से इतना अनुरोध करूंगा कि वे इसकी जांच कराएं और जांच कराने के बाद में जिस प्रकार कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स ने इनके यहाँ जब्तियाँ की है, उसी प्रकार की जब्तियाँ अगर करेंगे तो इसमें लोगों में एक खौफ होगा, लोगों में एक भय का वातावरण होगा और इस प्रकार की वे ऊंची कीमतों पर लेंस नहीं बेच पाएंगे। मैं माननीय सदस्य के भावना से अपने आप को जोड़ता हूं, इसलिए मैं वहां के अधिकारियों से बातचीत करूंगा। आपने एक स्पेसिफिक केस दिया है और स्पेसिफिक केस को हम देखेंगे। मैं थोड़ी आपके ध्यान में और ला देता हूं कि ये जो इंट्राऑक्यूलर लेंस है अनफोल्डेबल वाला, दिस वेरीज फ्रॉम ₹300 to 90,000। कई किस्म के इसमें लेंसेज हैं और उन लेंसेज की चॉइसेस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स और उनकी नीड्स के अनुसार होती है, जिसको वो देखते हैं। हमारे तरफ से हम मुफ्त करते हैं। इसमें एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कि गवर्नमेंट इज सीरियसली थिंकिंग नाउ दैट ये हम इसमें फैको सर्जरी से ही करें और अनफोल्डेड लेंस भी हम कॉमन मैन को लगाएं। इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं ताकि लोगों को और फैसिलिटी हम दे सकें। और जहां तक आपने इस पर्टिकुलर केस के बारे में कहा, मैं इसकी जानकारी। थैंक यू। श्री गुलाम रसूल बलियावी। अभी लेंस से संबंधित जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बताया, सबसे ज़्यादा सर दिक्कत ये है कि गांव के गरीब लोग जिनको बहुत कुछ नहीं मालूम है, वो आँख और मोतियाबिंद को लेकर जाते हैं। और सही कहा माननीय सदस्य ने कि विदेशी लेंस कह करके जिस हिसाब से बड़े पैमाने पर, सवाल पूछिए, समय कम है, ये उनसे पैसे उगाही किए जाते हैं, तो उसको रोकथाम के लिए विदेशी और देशी कह करके जो ठगा जाता है, तो जनता को अवगत कराने के लिए कोई सरकार की ऐसी मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षा दिया जा सके और सही सामान उचित मूल्य पर मिल सके? जैसा कि मैंने कहा कि ये हम लोगों ने अपने तरफ से इसके लिए कानून बना रखा है। इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी स्टेट्स हैं। हमारे तरफ से जो लगता है वो सिर्फ केंद्रीय हॉस्पिटल्स में लगता है और केंद्रीय हॉस्पिटल्स में हम उसको देख रहे हैं। बाकी दिल्ली में भी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अभी तक
उसको उन्होंने स्वीकृत नहीं किया है। अगर ये स्टेट्स जो हम बार बार कह रहे हैं कि आप इसको स्वीकृत करें और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत कॉमन मैन को इससे फायदा मिलने वाला है, क्योंकि उसको फैसिलिटी कौन से किस दाम पर मिलेगी यह उसको पब्लिकली बताना पड़ेगा। हम आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे ड्रग कंट्रोलर्स के साथ और बाकी लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, हम उनको बार बार सेंसिटाइज करते रहते हैं, बट इट इज़ द स्टेट्स टू टेक द इनिशिएटिव एंड दे हैव टू अडॉप्ट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अंडर विच द प्रोटेक्शन टू अ कॉमन पेशेंट इज गोइंग टू गेट, and we are pursuing it. Question hour over. House is adjourned till 2 p.m.